ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर, संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर। देहरादून में स्वास्थ्य सचिव ने संभाला चार्ज, आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना प्राथमिकता। चंपावत को 70 करोड़ की सौगात, बेलखेत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग का होगा व्यापक कायाकल्प। एनएच 9 पर पीबीएमसी योजना के तहत सड़क सुरक्षा और रखरखाव को मिलेगी नई रफ्तार। देहरादून में लागू हुई ई डिटेक्शन प्रणाली, वाहनों की जांच टोल प्लाजा में लगे कैमरों से होगी, चालान स्वतः ही कट जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से पहले हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने होटलों, धर्मशालाओं और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। होटलों में ठहरने वाले लोगों की आईडी का मौके पर सत्यापन किया जा रहा है और बिना पहचान पत्र के कमरे देने पर सख्त मनाही है। धर्मशाला प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर यात्री का पूरा रिकॉर्ड और आधार की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से रखी जाए। संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस ने ढाबों पर भी विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कमी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 पर दें। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार में कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और वीआईपी दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ करने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की ये पहल गृह मंत्री की सुरक्षा और जिले की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हो रही है गृह मंत्री के आने पर? देखिए शालिनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा यहाँ पर 2 दिन का प्रस्तावित दौरा है। यहाँ पर जो शांति कुंज का शताब्दी समारोह चल रहा है उसमें अमित शाह को बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शामिल होना है। तो अभी तक संभावना ये जताई जा रही है कि 21 तारीख की रात को वो संभवतः शांति कुंज में ही प्रवास करेंगे और 22 तारीख की सुबह उनका यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। तो उनके दौरे के मद्देनजर ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर सतर्क है और पुलिस द्वारा लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान और कॉम्बिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नकेल करने का प्रयास भी पुलिस का यहाँ पर है। पुलिस लगातार होटलों, ढाबों और जो अन्य बाहर के लोग आए हुए हैं उनका सत्यापन अभियान चला रही है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है वो बड़ा शांतिकुंज का क्षेत्र का दौरा है। तो शांतिकुंज क्षेत्र में उन्हें शांतिकुंज के शताब्दी समारोह में उन्हें बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करना है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि संभवतः केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे उनके साथ यहाँ पर शताब्दी समारोह में। तो इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन यहाँ पर फिलहाल सतर्क है। जी शालिनी। जी रुपेश, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड हवालबाग की न्याय पंचायत रमड़ा तथा विकासखंड द्वारहाट की न्याय पंचायत असगोली में बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों के माध्यम से समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, पंचायती राज, कृषि उद्यान, विद्युत, पेयजल सहित विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। न्याय पंचायत रमड़ा में आयोजित शिविर में 1073 लोगों को विभिन्न विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जबकि न्याय पंचायत असगोली में आयोजित शिविर के माध्यम से 1242 लोग लाभान्वित हुए। इस प्रकार दोनों शिविरों के माध्यम से कुल 2315 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। शिविरों में प्राप्त अनेक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
जबकि न्याय पंचायत असगोली में आयोजित शिविर में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने प्रतिभाग किया। अधिकारियों द्वारा शिविर में आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना और लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से शासन एवं जनता के बीच की दूरी को कम किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने शिविरों में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा, जिससे वास्तविक लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंच सके। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई है और मौके पर ही आवेदन, पंजीकरण और समस्याओं का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। उधम सिंह नगर जिले में जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार एक सशक्त और भरोसेमंद मंच बनकर उभरा है। प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले इस दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं। इन समस्याओं में राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री राहत कोष, खेती, रोजगार और पलायन जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार स्वयं हर फरियादी की बात पूरी संवेदनशीलता से सुनते हैं और समस्याओं का समाधान उसी दिन कराने का प्रयास करते हैं। संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए जाते हैं और शिकायतों के निस्तारण की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाती है। इससे लोगों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है और वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। एक मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि खेती सुरक्षा से जुड़े एक कार्य में अनावश्यक देरी और अधिक लागत दशोई जा रही है। जिलाधिकारी ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कृषि विभाग के बजाय उरेडा के माध्यम से कार्य कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि पलायन कर गांव लौट रहे लोगों के साथ संवेदनशील और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। लोहाघाट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण और कानून व्यवस्था के कारण घरों के रास्ते बंद होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है तो आमजन को ऐसी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशील पहल के तहत अब पारिवारिक और एवं रिश्तेदारी से जुड़े भूमि विवादों के समाधान के लिए लोगों को वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऐसे विवादों का समाधान अब जिलाधिकारी स्तर पर संवाद और सुलह के माध्यम से किया जाएगा। इससे न केवल विवादों का समाधान होगा बल्कि पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक सौहार्द और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। लोहाघाट बस स्टेशन से महज 10 कदम की दूरी पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। लोहाघाट डिपो की काशीपुर जा रही सवारी से भरी रोडवेज बस अचानक ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गई। ऐसे नाजुक हालात में चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने अद्भुत सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे दर्जनों यात्रियों की जान बच सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि चालक एक पल भी चूक जाता तो बस स्टेशन क्षेत्र से भारी जान माल का नुकसान तय था। घटना ने एक बार फिर लोहाघाट डिपो की खटारी और जर्जर बसों की पोल खोल दी है, जिनसे रोजाना यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे गंभीर सवाल ये है कि बार बार तकनीकी खामियों के बावजूद रोडवेज प्रबंधन की चुप्पी आखिर क्यों बनी हुई है। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? यात्रियों में घटना के बाद भारी आक्रोश है और वे खटारा बसों को तत्काल हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
चंपावत जनपद को सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के अंतर्गत बेलखेत से घाट तक के मार्ग के सुधार और रखरखाव के लिए 70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के तहत बेलखेत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर उच्च गुणवत्ता वाला डामरीकरण, सड़क सतह में सुधार और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्रैश बैरियर, पैरापेट और सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही रात्रिकालीन दृश्यता बढ़ाने के लिए कैट आईज और डेलिमिटर लगाए जाएंगे। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग दीपक जोशी ने बताया कि जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नालियों की सफाई, छोटे पुलों और कलवर्ट की मरम्मत, सड़क किनारे सुरक्षा संकेतकों की स्थापना सहित अन्य संरचनात्मक सुधार भी किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने के बाद सड़क की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यातायात सुगम होगा, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित और बेहतर आवागमन सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। ये परियोजना चंपावत जनपद के समग्र विकास और सुदृढ़ कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगी। डून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य गीता जैन का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री और हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। हम लगातार लेक्चर लेते हैं, अपने पूरे कैंपस में रैगिंग मुक्त पोस्टर लगवा रखे हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से रैगिंग को कैसे रोकते हैं। इसको लेकर हम काम करते रहते हैं। जूनियर छात्रों से रैगिंग के दोषी पाए गए MBBS के 9 सीनियर छात्र कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित 2 आरोपी छात्रों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 7 छात्रों को 1 महीने के लिए कॉलेज और 3 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद प्राचार्य ने जारी किया आदेश। गौरतलब है कि 12 जनवरी की रात MBBS 2025 के बैच के 2 जूनियर छात्रों के साथ 2023 और 24 के सीनियर छात्रों ने रैगिंग की थी। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 81 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई। प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए प्रकरण प्रेषित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जन सुनवाई कार्यक्रम नियमित रूप से संपन्न हुआ। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि कुछ मामलों से संबंधित विभागों की टीमें को तत्काल मौके पर भेजा गया। शिकायतों में अतिक्रमण हटाने, पेयजल आपूर्ति, सड़क और नीली निर्माण जैसे समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई में नागरिकों की भागीदारी बढ़ रही है। इसके साथ ही CM हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को भी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में 19 जनवरी से ई डिटेक्शन प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे वाहनों की जांच टोल प्लाजा में लगे कैमरों और फास्ट टैग के माध्यम से की जाएगी। इस प्रणाली के तहत बिना वैध कागजों के वाहन संचालन करने वालों का चालान स्वतः ही कट जाएगा। पहले चरण में परमिट, बीमा और फिटनेस पर चालान काटे जाएंगे। ये प्रणाली भारत सरकार के वाहन पोर्टल से रियल टाइम में मिलान करती है और वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की वैधता की जांच करती है। यदि कोई दस्तावेज एक्सपायर्ड या अवैध पाया जाता है तो वाहन को डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित कर तुरंत ई चालान जारी किया जाएगा। वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर MMS के माध्यम से इसकी सूचना भेजी जाएगी। उत्तराखंड के उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि ये प्रणाली 15 वर्ष से अधिक पुराने उन वाहनों की भी पहचान करेगी जिनका पंजीयन प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है और समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी परिवहन सेवा पोर्टल तथा भारत सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जुर्माना भर सकेंगे।
गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN चारधाम यात्रा में अहम भूमिका निभाता है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। पिछले साल कई गेस्ट हाउसों में मरम्मत का कार्य कराया गया था। इस बार भी बचे हुए गेस्ट हाउसों और आपदा से प्रभावित स्थानों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। GMVN के प्रबंध निदेशक विशाल ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिए हैं कि जिन गेस्ट हाउसों की मरम्मत बाकी है या पिछली आपदाओं से क्षति हुई है, उनके तत्काल प्रस्ताव तैयार किए जाएं ताकि निर्धारित समय से पहले सभी आवश्यक सुधार पूरे हो सकें और यात्रा शुरू होने से पहले सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। हाल ही में गढ़वाल आयुक्त ने भी इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी। बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चारधाम मार्ग पर तैनात होने वाले स्टाफ की व्यवस्था के साथ साथ सभी गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउसों की मरम्मत और सुधार का काम समय पर पूरा किया जाए। इसके जवाब में GMVN की पूरी टीम बड़ी तत्परता और जिम्मेदारी से इस कार्य में जुटी हुई है। निगम का लक्ष्य है कि इस साल की चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा और सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था मिल सके। मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ स्टेशन का निरीक्षण किया। अपने इस निरीक्षण में DRM ने रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी तक ट्रैक का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए DRM ने बताया कि 2027 अर्धकुंभ के लिए रेल प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत इन तैयारियों की समीक्षा भी की गई। DRM ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं के लिए कार्य योजना बनाई गई है। वहीं बार बार ट्रैक पर मलबा आने के चलते बाधित होने वाले रेल यातायात के सवाल पर वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि ट्रैक का कुछ हिस्सा राजाजी पार्क के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर विभाग में प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि ट्रैक की सेफ्टी के लिए काम किया गया है, साथ ही पहाड़ के स्लोप को भी ट्रीट करने का प्रस्ताव पार्क और उत्तराखंड सरकार को भेजा हुआ है। मंडल के लिए हरिद्वार एक प्रमुख केंद्र बिंदु है और अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, RPF, GRP और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। किस तरह की चीज़ें बदलाव होने वाले हैं? बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रीमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके लिए गति शक्ति इकाई से आगे बताएं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सकारात्मक पहल किए जा रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में तमाम IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है, जिसके तहत IAS सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य सचिव का चार्ज लेने के बाद सचिन कुर्वे ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता प्रदेश में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अधिकारियों के द्वारा जो कार्य संचालित किए जा रहे हैं, उन कार्यों को आगे बढ़ाना भी बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी के रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी एक बार फिर से विवादित सुर्खियों में है। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनके जूते की सुनेगा। वीडियो सामने आते ही विपक्ष ने विधायक और सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया है। कांग्रेसी प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि ये टिप्पणी उत्तराखंड की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। ये बयान दिखाता है कि कुछ नेता अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को शासन पर हावी होने दे रहे हैं, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है और जनता का विश्वास कम हो सकता है। हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और पत्थर चलाए, जिससे दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। घायलों में से एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे
हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस खूनी संघर्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे और पत्थर लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये संघर्ष पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही तनाव था, जो शनिवार को बढ़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जाखड़ीधार ब्लॉक की महिला शिक्षिका मंजली आर्य ने प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन आर्य पर मानसिक शोषण, अश्लील संदेश भेजने, शारीरिक संबंध का दबाव और पैसों की मांग के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने कोतवाली नई टिहरी में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिक्षिका का आरोप है कि वो 3-4 वर्षों से उत्पीड़न झेल रही थी। हालात बिगड़ने पर उनकी 4 माह की सैलरी रोकी गई और दूरस्थ विद्यालय में समायोजन कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 29 वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने के बावजूद उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वह लंबे समय से अवसाद में है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर महिला उप निरीक्षक से जांच कराई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। कोतवाली टिहरी में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका के द्वारा जो शिक्षक संघ हैं उनके अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, और जो आरोप थे वो बेसिकली अश्लील मैसेज भेजना, डिमांड्स करना, इस तरह की कॉल्स करके परेशान करना, इस संबंधित में थे। और इस जो आरोप थे, जो तहरीर थी, उसके आधार पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो एविडेंसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे। बंगाली फिल्म खनन 23 के पोस्टर लॉन्च के अवसर पर 1.5 घंटे की इस फिल्म को कलाकारों, जनप्रतिनिधियों और विशेष अतिथियों के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। फिल्म खनन 23 उत्तराखंड की नदियों में हो रहे अवैध खनन पर आधारित है, जिसमें खनन माफिया की कार्यशैली और पर्यावरण को पहुंच रहे गंभीर नुकसान को बेहद बेबाकी से दर्शाया गया है। फिल्म में पश्चिम बंगाल के बंगला फिल्म के प्रसिद्ध खलनायक सुमित गांगुली इस खलनायक का रोल अदा किया है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की सामाजिक विषयों पर बनी फिल्में न केवल लोगों में जागरूकता बढ़ाती है, बल्कि उत्तराखंड में स्थानीय कलाकारों और सिनेमा को भी एक नया मंच प्रदान करती है। फिलहाल बस इतना ही। धन्यवाद।